Hi, welcome to Panchayat with Parita. I am a psychologist and a CBT practitioner. ये वीडियो मैं कवर कर रही हूँ MAPC स्टूडेंट्स इग्नू के लिए अपने एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग जस्ट फॉर एन enthusiastic student like you. This video will be covering Block 1, Unit 2, Information Processing in Learning and Memory. The first part is Introduction. It's on page number 19 in my book. Why to memorize? सोचा है क्यों हम मेमोरी यूज करें, क्यों इतना कष्ट उठाए? इंटरेस्टिंग ना? सोचो अगर आप यही भूल जाओ कि आपका नाम क्या है, सोचो आप बैंक के अकाउंट्स भूल जाओ, सोचो आप अपनी बर्थ डेट्स भूल जाओ, सोचो आप यही भूल जाओ कि आप अर्थ पे हो, आपके पेरेंट्स कौन है। मेमोरी जो है वो बेसिकली हमें याद दिलाती है कि हम क्या जानते हैं। मेमोरी प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल in our life, and yet we do take memory for granted. क्या ज़रूरत है? मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही समझ लो कि मेमोराइज करने की ज़रूरत क्यों है। Before we begin, as usual, let's go through some important vocabularies of this video. The first one is organism. ऑर्गेनिज्म हमने बहुत बार सुना भी होगा। तो कोई भी लिविंग थिंग जो होती है, जो स्ट्रक्चर में होती है, उसे हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये कोई भी स्टिम्युलस को रिएक्शन देने की कैपेबिलिटीज रखती है। इट कैन रिप्रोड्यूस, ग्रो, अडेप्ट एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स कुड बी प्लांट, मतलब सिंगल लाइफ सेल से लेके हम 5 सेंसेस वाले लाइफ सेल्स हैं, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकता है। प्लांट, बैक्टीरिया, एनीथिंग दैट कैन रीग्रो इज ऑर्गेनिज्म। Stimulus is a thing or an event evokes specific fundamental reaction in an organism or tissue. तो धूप आई, एकदम से हमने आँख बंद कर ली, इज अ स्टिम्युलस ऑफ हीट। थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर वन। लर्निंग किसे कहेंगे? लर्निंग इज नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस और अंडरस्टैंडिंग। ये सबका जब सिंथेसाइज होता है और जब प्रोसेस होती है डिफरेंट तरीकों में, तो उसे लर्निंग कहा जाता है। Benjamin Bloom in 1965 suggested 3 domains of learning. One is cognitive, another one is psychomotor, and the third one is affective. Cognitive यानी हमने पहले भी कई वीडियोस में इसका डिस्कशन किया है, to recall, calculate, discuss, analyze and problem solve. Psychomotor, motor यानी anything to do with movement. Psychomotor activities यानी to dance, swim, ski, dive, drive, ride, etc. Affectiveness यानी something to do with emotions like love, appreciate someone, fear, hate, worship, intense emotions affectiveness में आते हैं। बुक में जो जिक्र हुआ है इसके एग्जाम्पल का, वो है पर्सन प्लेइंग अ चेस। तो लर्न करने के लिए अगर किसी ने चेस गेम चूज़ करी है, तो उसे पहले तो उसके रूल्स लर्न करने पड़ेंगे, फिर वो साइकोमोटर यूज़ करना पड़ेगा चेस बोर्ड के पार्ट्स को ठीक से होल्ड करने के लिए, चेस पीसेस को होल्ड करने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो खेलना शुरू करता है, जाहिर सी बात है कि वो या तो वो गेम के प्रति काफ़ी प्यार और एप्रिसिएशन जताएगा, या फिर वो गेम को हेट करेगा। Some emotions will be connected into it. Another learning example we can take is, let's say, making a tea. Tea making is a cognitive thing. Again, you have to recall, calculate, discuss, analyze, problem solve. कितने लोगों की चाय बनानी है, कितनी चाय पत्ती जाएगी, कितनी चीनी जाएगी. And then you have to use your psychomotor to make sure that you are capable to hold that pen where you are making the tea, because it's going to be very warm.
और अफेक्टिवनेस, या तो आप चाय पसंद करोगे या उसे हेट करोगे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव your stimulus has received during that time. Before entering into learning and memory, let's first get acquainted with the basic vocabulary of some very important words that we will be using in this clip. Memory and storage is happening in the brain. To understand brain, let's understand some important parts within the brain. जो इंफॉर्मेशन सेंसेस के द्वारा नर्वस सिस्टम रिसीव करता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं. मोस्ट न्यूरॉन्स के सेल बॉडी होते हैं जिसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं. हमारा बॉडी जब सेंसेस के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम है कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचाए. Neurotransmitters are chemical substances made by the neurons specially to transmit a message. Before neuroreceptor will receive any message, it will have to go through synapses. Synapses is a small gap. It's an arbitrary gap. It's a space, arbitrary space in between neurotransmitter and neuroreceptor. Synapses are the key to brain functions. वो न्यूरोट्रांसमीटर से जंप होके न्यूरो रिसेप्टर में रिसीव होता है एंड प्रॉपर सिग्नल्स प्रॉपर रिसेप्टर्स में जानी बहुत ज़रूरी है. एंड देन द न्यूरो रिसेप्टर इज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन दैट इज एक्टिवेटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका काम है जो सिग्नल्स उसे मिले हैं उसे रिसीव करना. थिंग्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर. आपने बहुत सारे अगर कभी ब्रेन की इमेजेस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि अंदर कुछ फायरिंग चल रही है. क्या होती है ये फायरिंग? तो जब न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरो रिसेप्टर के अंदर कम्युनिकेशन होती है उस टाइम पे ब्रेन के अंदर स्पार्क्स जनरेट होते हैं. जितने ज़्यादा स्पार्क्स उतना ज़्यादा मेमोरी शार्प. Alright, now that we got ourselves acquainted with the vocabulary, let's go further into sensory memory. हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स के जो सेल होते हैं वो सेंसरी के थ्रू कोई मैसेज को रिसीव करते हैं. एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में हमारे ब्रेन सेल्स उसे ट्रांसफ़र करते हैं जो कुछ मेक सेंस बना सके. मेमोरी है जो सेंसेस के द्वारा जो हमें मिलती है, इट्स वेरी शॉर्ट टाइम एंड वो लेस देन हाफ सेकेंड फॉर विजन एंड अबाउट 3 seconds फॉर हियरिंग. इस दौरान अगर जो लर्नर है उसने अटेंशन रिटेन कर ली या वो कोई मेक सेंस बना पाया, ये जो मेमोरी वो रिसीव करता है उससे, तो वो उसे शॉर्ट टर्म में भेज देगा. एंड देन व्हाट हैपेंस, वी विल सी इट इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी. आवर मेमोरी इज वेरी सिलेक्टिव. अटेंशन डिटरमाइंस व्हाट इंफॉर्मेशन moves from sensory to short-term memory. Short-term memory is most often stored as sound, especially in recalling words, but may be stored as images. Limited capacity होती है. Miller's magical number is very famous. He came up with the theory in 1956 कि 7 numbers जो है +2 या -2 हम मेमोराइज कर सकते हैं. ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ दिस items last for 3 to 20 seconds. Now let's take short-term memories example. हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो सर्वर हमारे ऑर्डर्स लेने आते हैं. हम कुछ 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, हम सब अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करते हैं. कई बार वो लोग लिखते हैं बट कई बार वो लोग लिखते नहीं हैं, बट सबके लिए करेक्ट चीज़ें लेके आते हैं और सही लोगों को सही चीज़ें सर्व करते हैं. ये कैसे पॉसिबल है? सो द ट्रिक इज़ कि वो क्या करते हैं कि उसे ग्रुप में डाल देते हैं. तो बेवरेजेस में ये चाहिए, बेक्ड आइटम्स में ये चाहिए और इंडियन आइटम्स में ये चाहिए. सो 3 ग्रुप्स हो गए. 3 ग्रुप्स के, अब क्योंकि वो 3 ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स के अंदर अनदर फ्यू इंफॉर्मेशन ऑफ लेट्स से 7+ या +2 या 7-2 इंफॉर्मेशन उसके अंदर जा सकती है. That is how they store, but it stays for a very limited time.
until that experience is ready to go in the long term memory. So for an example, अगर उस टाइम पे सर्वर के साथ किसी फ्रेंड का क्रश हो गया, so let's say Sally passed a comment and Susan started teasing Sally with the Matt who is the server, then what will happen is कि ये memory जो है वो long term memory में चली गई. So now all these friends who had a fantastic time in the restaurants, maybe after 20 years also, they will recall this memory. They may not recall what they have ordered. Even if Matt is among one of them and they became friends, he may not recall who placed what order, or he may recall, God knows, because once it becomes a story, it enters the long term memory. Once the memory enters the long term memory from short term, it is further divided into two main parts. One is implicit memory, one is explicit memory. Implicit memory is again divided into two parts, and explicit memory is also divided into two parts. Implicit memory are non-declarative memories. It's procedurals and emotional conditioning. Procedural memory यानी skills and actions like trying to type on the computer, brushing your teeth, riding a bike. सोचो आप 2 हफ्ता कहीं घूमने गए हो और वापस आके अगर यही भूल जाओ कि अपना व्हीकल कैसे ड्राइव करना है, तो डिफ़िकल्टी होगी ना. वैसे ही प्रोसीजरल मेमोरी क्या करती है कि वो स्टोर कर देती है वो स्किल को. देन इमोशनल मेमोरीज यानी कि आपको जो सॉन्ग्स याद रहते हैं, वो सॉन्ग सुनते वक्त आपने जो वेदर एक्सपीरियंस किया होता है वो याद रहता है, वो खुशबू याद रहती है. दोज आर ऑल इमोशनल मेमोरीज. Explicit memories are declarative memories. It again has two parts. One is episodic experience, another one is semantic experiences like knowledge. Episodic experiences mean you will be able to recall life events, your name, your age, date of birth, childhood memories, all those things. जबकि semantic जो है उसके अंदर you remember phone numbers, subjects like you're learning psychology, probably you're good in remembering your maths, your psychology subject, your economics subjects, who is the current president, the facts. So semantic memories are facts, and ये जो episodic memories are kind of your biographical memories. Where are you from? What do you do? What is your name? All those sort of things. जब मैं आपके जैसे स्टूडेंट थी और अपनी साइकोलॉजी पढ़ रही थी, मैं यूट्यूब, गूगल और टेक्स्ट बुक और कहीं से भी और मटेरियल मुझे मिले लाइब्रेरी से या कहीं और से भी, आई यूज़ टू कलेक्ट ऑल द मटेरियल्स एंड आई यूज़ टू मेक माई ओन नोट्स. नाउ दिस टॉपिक आई हैव नॉट कवर्ड डिट्टो फ्रॉम द बुक बिकॉज दिस इज़ हाउ आई लर्नड इट. मुझे एग्जैक्टली बुक में से नहीं समझ में आया था, and I like this way better, so I'm sharing this way to you. Another note from me is कि आज आपने यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो you must have tolerated my voice. Actually, I am a bit under the weather and I'm sorry for my cracked voice, and I hope it did not disturb you and you still are able to understand whatever is conveyed in this video. ये टॉपिक में मेरी तरफ से बस इतना ही. इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक पेज. Revise and share it with your friends and family. Thank you and have a wonderful time ahead.